औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फितरत एकेडमी में हमारा सिलसिला है तिब्ब फितरत, और तिब्ब फितरत के सिलसिले में कानून मुफरिद आज़ा के लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। आज का लेक्चर नंबर 21 है और इस लेक्चर को आज बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि हम दायरा ज़िंदगी को एक ख़ास तकाबुली जायज़े के तहत आज समझने की कोशिश करेंगे। जो तलबा कानून मुफरिद आज़ा को सही मानों में फितरी तकाज़ों के मुताबिक समझना चाहते हैं तो उनके लिए आज का लेक्चर कम अज़ कम 2-3 मरतबा देखना, सुनना, परखना, समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो हमने अब तक जिस्म के एतबार से और हरकत के एतबार से जिस्म की इंतज़ामी हालतों को पढ़ा, जिनमें हमने ये जाना कि कोई भी जिस्म अगर हम उसको बहसियत जिस्म समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उसके साथ जो पहली खूबी या वस्फ ज़ाहिर होता है वो है तामीर या कुव्वत या उसका बनना या उसके जिस्म का कायम रहना, और उसी के साथ ही फिर तहलील आ जाती है कि जो जिस्म बना है उसने बिखरना है। उसके बाद हमारे पास अगर उस जिस्म ने हरकत करनी है तो उसकी हरकत के लिए तहरीक आ जाती है, इंतजामी हालत, और साथ में ही तस्कीन आ जाती है क्योंकि तहरीक की पहचान ही तस्कीन से होती है। तो ये 4 इंतजामी हालतें हमने पिछले लेक्चर्स में 2-3 सिलसिलों में बार बार तफसील के साथ पढ़ी हैं। फिर इनकी हमने बुनियादी कुव्वतों को पढ़ा कि तामीर सर्दी के तहत होती है, तहलील गर्मी के तहत होती है, और तहरीक खुश्की के तहत होती है, तस्कीन तरी के तहत होती है। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि तामीर की इंतहा तखदीर है, तहलील की इंतहा फना हो जाना है, और तहरीक भी ऐसे ही है, तस्कीन भी ऐसे ही, यानी इन सब की जो इंतहाई हालतें हैं वो किसी भी जिस्म की तबाही का सबब बनती हैं। तो फिर उसके बाद हमने एक कानून फितरत समझा, एक फितरी उसूल समझा। हमने ये देखा कि फितरत का उसूल ये है कि साइंस का उसूल ये है कि कुव्वत से हरकत पैदा होती है, हरकत से हरारत पैदा होती है, हरारत से रतूबत या तरी पैदा होती है, और तरी से बरूदत या सर्दी पैदा होती है, और सर्दी की बदौलत जिस्मों को कुव्वत हासिल होती है। अब इसी को हमने फिर कैफियत या बुनियादी कुव्वतों के तनाजर में समझा कि जनाब सर्दी से खुश्की पैदा होती है, खुश्की से गर्मी पैदा होती है, गर्मी से तरी पैदा होती है, और तरी से सर्दी पैदा होती है। तो यहां पे हमें पता चला कि 4 बुनियादी कैफियत हैं या 4 बुनियादी कुव्वतें हैं जो इस कायनात के निज़ाम जिंदगी को जारी रखे हुए हैं, और इन्हीं 4 बुनियादी कुव्वतों की बदौलत इस कायनात में 4 इंतजामी हालतें वकू पजीर होती हैं। वो 4 इंतजामी हालतें तामीर, तहलील, तहरीक और तस्कीन सर्दी, खुश्की, गर्मी और तरी के तहत एक बिल्कुल फितरी तनाजर में हम समझ चुके। अब देखते हैं कि जब ये चारों इंतजामी हालतें या चारों बुनियादी कुव्वतें एक दायरा जिंदगी बनाती हैं तो इसमें फिर कौन कौन से मराहिल आते हैं। हमने जोड़ों की सूरत में भी इन कैफियत को पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि हर कैफियत जोड़ों की सूरत में पाई जाती है, और वैसे भी फितरत का उसूल है कि इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज के जोड़े बनाए। ये उसूल वाज़े तौर पे कुरान करीम में भी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने हर चीज के जोड़े बनाए। तो इस उसूल को भी मद्देनजर हमने रखना है। तो जब हमने इस उसूल को मद्देनजर रखा, हमने सर्दी को जब सर्दी के मुकाम पे रह के तोला तो हमें पता चला कि सर्दी के 2 जोड़े बनते हैं। सर्दी का एक जोड़ा खुश्की के साथ बनता है और सर्दी का एक जोड़ा तरी के साथ बनता है। सर्दी का गर्मी के साथ जोड़ा नहीं बनता। तो ये देखिए, ये जो नंबरिंग की गई है ये इसी चीज की वजाहत है कि सर्दी के मुकाम पे रहते हुए सर्दी का एक नंबर जोड़ा खुश्की के साथ है और सर्दी का दूसरा जोड़ा जो है वो तरी के साथ है।
इसी तरह फिर हम खुश्की के मुकाम पे आ गए तो खुश्की के भी दो जोड़े बनते हैं। खुश्की का एक जोड़ा सर्दी के साथ बनता है और खुश्की का दूसरा जोड़ा गर्मी के साथ बनता है। फिर इसी तरह हम गर्मी के मुकाम पे आ गए तो गर्मी के मुकाम पे हमने देखा कि उसका पहला जोड़ा खुश्की के साथ बनता है और गर्मी का दूसरा जोड़ा जो है ये तरी के साथ बनता है। फिर हम तरी के मुकाम पे आ गए तो तरी के मुकाम पे आके हमने देखा कि तरी का एक जोड़ा जो है ये गर्मी के साथ बनता है और तरी का दूसरा जोड़ा जो है ये सर्दी के साथ बनता है। तो जब हमने इन जोड़ों को कलेक्ट किया तो हमारे सामने हासिल शुदा जोड़ों की तादाद जो जाहिर हुई वो है 8। जरा गौर कीजिएगा इस मुकाम पे। अगर इसको क़ुव्वत, हरकत, हरारत, रतूबत के साइकिल को देखें तो यहां पर भी यही 8 जोड़े बनते हैं, यानी 8 तल्लकात बनते हैं। क़ुव्वत का एक तल्लक हरकत की तरफ है, क़ुव्वत का एक तल्लक रतूबत की तरफ है, हरकत का एक तल्लक क़ुव्वत की तरफ है और हरकत का दूसरा तल्लक हरारत की तरफ है। हरारत का एक तल्लक हरकत की तरफ है और हरारत का दूसरा तल्लक रतूबत की तरफ है। इसी तरह रतूबत का एक तल्लक हरारत की तरफ है और रतूबत का दूसरा तल्लक जो है ये क़ुव्वत की तरफ है। क्योंकि देखें यहां पे अगर किसी एक भी चीज की बात करें तो वो एक दूसरे की मोहताज है। यानी देखें कि क़ुव्वत जो है, क़ुव्वत के लिए कोई बुनियादी मटेरियल चाहिए, वो जरूर रतूबत की सूरत में उसको हासिल होगा और क़ुव्वत का इजहार जो है वो हरकत की सूरत में होगा। अब हरकत को हरकत करने के लिए क़ुव्वत चाहिए, वो सर्दी की तरफ से हासिल होगी और हरकत के नतीजे में हरारत ज़ाहिर होगी। अब हरारत को अपनी हुसूल के लिए या हरारत के वाक़े होने के लिए हरकत की जरूरत है और हरारत को आगे फिर हरारत की मुंतकिली के लिए रतूबत की सूरत है। तो ये एक ऐसा साइकिल है जो फितरत के उसूलों के मुताबिक है। तो इसका मतलब है कि इस उसूल के तहत हमारे पास जो बुनियादी जोड़े या बुनियादी तल्लकात ज़ाहिर होते हैं वो 8 हैं। अब एक तिकोन बनाई जाती है, तिकोन बनाई जाती है इन्हीं इंतजामी हालतों की वजाहत के लिए। अब हम यहां पे इस तिकोन का जायजा लेंगे कि ये तिकोन किस हद तक दुरुस्त है या किस हद तक फितरी है या किस हद तक कानून फितरत के उसूलों के मुताबिक है। अब यहां देखें कि इस तिकोन को क्या किया जाता है। इस तिकोन में तरी, खुश्की और गर्मी को एक साइकिल की सूरत में, तिकोनी साइकिल की सूरत में बयान किया जाता है। मतलब क्या है कि रतूबत यानी तरी, यबूसत यानी खुश्की और हरारत यानी गर्मी। ठीक है जी, यानी कि एक इंतजामी हालत है तस्कीन, दूसरी इंतजामी हालत है तहरीक और तीसरी इंतजामी हालत है तहलील। यानी कि इन 3 ही इंतजामी हालतों का जिक्र किया जाता है, 3 ही बुनियादी कैफियत का जिक्र किया जाता है और 3 ही इंतजामी हालतों को बयान किया जाता है और इसके साथ ही 3 मुफरद अज़ा को ही बयान किया जाता है। अब यहां पे गौर करें कि अगर हम इन तीनों के ताल्लुकात बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, तो तरी का एक ताल्लुक तो गर्मी के साथ है और तरी का दूसरा ताल्लुक खुश्की के साथ बनाया गया है जो कि किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि फितरत का उसूल है कि 2 जिद्दें एक मुकाम पे जमा नहीं होती। तो अब यहां पे गौर करें कि तरी और खुश्की का जोड़ा बनना कैसे मुमकिन है। ये तो मुमकिन ही नहीं है, फितरत के उसूलों के ही खिलाफ है। अब देखें यहां पे असल में क्या किया गया है। असल में यह किया गया है कि तस्कीन और तहरीक को जोड़ा गया है, यानी कि ऐसी हालतें जो एक दूसरे की हैं ही जिद, यानी कि हरकत है तो सुकून नहीं होगा, अगर सुकून है तो हरकत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी एक मुकाम पे ये समझ लो कि यहां पे सुकून भी है और हरकत भी है, ये तो बस वैसे ही समझ से बाहर है। तो ये देखें कि यहां पे किसी चीज को बयान करने की कोशिश की गई है, तो इस सूरत में जो लामानी से जोड़े हमारे पास जाहिर होंगे उनकी तादाद है 6, जिनकी मौजूदगी में दायरा जिंदगी की तकमील ही नहीं होती।
یعنی کہ یہ جو دائرہ زندگی کی وضاحت میں ہر ایک کے جوڑے بنتے ہیں، ان جوڑوں کی وضاحت ہم نے اس دائرہ زندگی میں پچھلے لیکچر میں سمجھی تھی کہ تار گرم تار سرد، سرد تار سرد خشک، خشک سرد خشک گرم، گرم خشک گرم تار، یہ جو 8 جوڑے بنتے ہیں یا 8 انتظامی حالتیں وقوع پذیر ہوتی ہیں یا وجود میں آتی ہیں، تو ان کی حالت میں یا اس تکون کی صورت میں ہمیں وہ ویسے ہی ہمارے مقصد سے ہی نکل جاتی ہیں، وہ ہمارے پاس آتی نہیں ہے۔ حالانکہ اب اگر تعمیر اور تحلیل کو سمجھیں تو اس میں تحلیل دیکھیں کیا ہوا ہے کہ اس تکون میں تعمیر کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو نکال دیا گیا ہے، تقویت کو نکال دیا گیا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے ایک جسم کے ساتھ ذرا تھوڑا سا تصور کریں کہ یہ جسم جو ہے یعنی ایسا جسم ہے جس کو جو حرکت کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، حرکت کی وجہ سے وہ تحلیل ہو رہا ہے، اور ہر تحلیل کی صورت میں تسکین ہے، یعنی کہ اس کو حرکت اس کی روک دی گئی ہے، یعنی کہ حرکت کر رہا ہے، حرکت روک رہا ہے، اور اس کے جسم میں اس کے بدلے میں جسم تحلیل ہو رہا ہے، جسم جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، جسم میلٹ ہو رہا ہے، جسم کی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ غور کریں کہ تسکین تحریک کا بدل تو ہو سکتی ہے، یعنی کہ حرکت کرتا ہوا جسم رک جائے تو اس کے بدلے میں تسکین آ گئی، لیکن تسکین جو ہے یہ تحلیل کا بدل نہیں ہو سکتی۔ تحلیل کا بدل مرمت ہی ہے، تعمیر ہی ہے۔ تسکین کا مطلب جو ہے وہ ری بلڈنگ ہے، ریکنسٹرکشن ہے، وہاں پہ دوبارہ ایسے اجزاء جو جسم سے تحلیل ہو کے جسم سے ضائع ہو چکے ہیں ان کو وہاں پہ میسر کرنا، مہیا کرنا، وہاں پہ چسپاں کرنا، یہ تعمیر ہے۔ اور تسکین یعنی حرکت جو تحلیل کا سبب ہے اس کو روک دینا، یہ تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی، ٹھیک ہے نا۔ امید ہے کہ پیارے طلباء کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی کہ دیکھیں کہ ایک جسم ہے جو حرکت کر رہا ہے، تو حرکت کرنے کی وجہ سے گرمی پیدا ہو رہی ہے، اس گرمی کی وجہ سے جسم پگھل رہا ہے۔ جب جسم پگھل رہا ہے تو پگھلے ہوئے جسم کو اس کے پگھلنے کی حالت کو روکنے کے لیے اس کی حرکت کو روک دیا گیا۔ اب اس کی جو پگھلنے کی حالت تھی وہ تو رک گئی ایک لمحے کے لیے، لیکن جو جسم پگھل چکا ہے، جو تحلیل ہو چکا ہے، جو میلٹ ہو چکا ہے، جو ڈسٹرائے ہو چکا ہے، اب اس کو دوبارہ سے قائم کرنے کے لیے، مرمت کرنے کے لیے بھی تو کسی انتظامی حالت کی ضرورت ہوگی۔ وہ تو سکون نہیں ہو سکتا نا، وہ تو سکون نہیں ہو سکتا، وہ تو تعمیر ہی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا گھر ہے، اس گھر کی دیواریں نیچے سے ان کا سیمنٹ پلستر جھڑنا شروع ہو گیا ہے۔ اب کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں آپ کہ وہ جھڑنے کا عمل تو رک گیا ہے، لیکن کیا ہوا کہ اس جڑنے کے عمل کو روکنے کے بعد وہاں پہ جو اکھڑ چکا ہے اس کو دوبارہ مرمت کرنے کے لیے آپ کو وہاں پہ ریت بھی چاہیے ہوگی، وہاں پہ آپ کو سیمنٹ بھی چاہیے ہوگا، وہاں پہ آپ کو پانی بھی چاہیے ہوگا۔ جب تک آپ نہیں دیں گے دوبارہ مرمت نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر مرمت کے لیے جو بیسک میٹیریل ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے کہ جناب یہی ایک دائرہ زندگی ہے جو بالکل ہی سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو اس کو ذرا غور کیجئے گا، بار بار سمجھیے گا کہ کیا حالت تعمیر کو یا حالت تقویت کو چھوڑ کے جسم قائم رہ سکتا ہے؟ یعنی ایک ایسا جسم جس کے ساتھ مسلسل حرکت ہو رہی ہے اور حرکت کے ہر سائیکل کے مکمل ہونے کے بعد وہ جسم کم ہوتا جا رہا ہے، تحلیل ہوتا جا رہا ہے، تو کیا تحریک تسکین یعنی حرکت آئی سکون دے دیا، حرکت آئی سکون دے دیا، سکون کے بعد حرکت دے دی اور تحلیل مسلسل ہوتی جا رہی ہے، تو کیا وہ جسم ری بلڈنگ کے پروسیس سے گزرے گا؟ کسی صورت میں نہیں گزر سکتا۔ تو یہ آج کا خاص نقطہ ہے
خاص ترین بات ہے، اس کو اس سارے سینیریو میں سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فطرت کے ایسے اسرار و رموز سمجھ آئیں گے کہ آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، آپ کے لیے راستے کشادہ کرے گا، اور آپ ان سلسلوں کو پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہوں گے۔ کسی قسم کی سمجھ نہیں آتی آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں، فی الحال وقت کی قلت کی وجہ سے واٹس ایپ پہ ہی ان باکس کریں، کیونکہ دیکھیں کہ پچھلے بھی ایک ہفتے میں ہم لیکچرز نہیں کر سکے، اس کی کچھ نجی مصروفیات وجہ تھی، تو بڑی مشکل سے وقت نکلا ہے۔ تو اب امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ فطرت چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں، اور زیادہ سے زیادہ لیکچرز کو توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں فطری علم آپ تک منتقل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی کا اجر و ثواب دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔